તમામ પત્રકાર ભાઈ બહેનોનું રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં સ્વાગત છે। આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સમગ્ર દેશમાં વિવિધ પ્રદેશોની અંદર એટલે કે ગુજરાતની અંદર અમદાવાદ અને રાજકોટ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન છે। આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં મહારાષ્ટ્ર સરકારના પૂર્વ મંત્રી અને સંગઠનમાં જેમને યુથ કોંગ્રેસ થી લઈને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી લઈને પ્રદેશ કક્ષાએ તમામ પદ ઉપર કામ કર્યું છે એવા જુજારુ નેતા અને મહારાષ્ટ્રના વિસ્તારમાંથી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાંથી વિધાયક તરીકે જેઓ કામગીરી કરી રહ્યા છે એવા યશોમતીબેન ઠાકુર આપણી વચ્ચે છે। આપણી વચ્ચે મહિલા કોંગ્રેસના પ્રમુખ જેનીબેન, મહિલા કોંગ્રેસના બેનશ્રી અને ગીતાબેન, સુજીબેન, મારા સાથી ભાઈ શ્રી હેમાંગભાઈ, ભાઈ ભારતીરાજ, ભાઈ સોશિયલ મીડિયાના ચેરમેન ભાઈ શ્રી કેયુભાઈ શાહ ઉપસ્થિત છે। હું વિનંતી કરું યશોમતીબેન ઠાકુરને કે તેઓ આજના રોજગારી અને મોંઘવારીના મુદ્દા ઉપર કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યક્રમ અને જે દેશની સ્થિતિ છે એના અંગે આપની સાથે વાત કરે। સન્માનીય યશોમતીબેન ઠાકુર। नमस्ते। आज बहुत सालों के बाद मैं पीसीसी में आई हूँ। एक्चुअली यूथ कांग्रेस के समय यहाँ पे काफी आना होता था, लेकिन आज गांधी के भूमि में आज इस बात का अफसोस है कि हमारे जो सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी के दो सगे भाई हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरी है अमीरी। इसके ऊपर वो कभी बात नहीं करते और इस मुद्दे के ऊपर वो मुड़ के भी नहीं देखते। और हम ठहरे कांग्रेसी, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। और जो सच्चाई है वो आप सबके सामने, आम जनता के सामने रखने का प्रयास है और सभी जन ये महसूस भी कर रहे हैं। आज अपने देश में आम आदमी की तो कोई खैर नहीं है, ये वास्तविकता है। और एक तरफ हम लोग देखिए कि एक तरफ आम आदमी है और दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के करीबी दोस्त है कि जिनको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोन्स मिलते हैं। और लोन्स भी कितने, न्यूयॉर्क की एक क्रेडिट बेस्ड कंपनी है, उनका एक रिसर्च हुआ और वो रिसर्च में ये निकला कि 2,30,000 करोड़ रुपीस का लोन सरकार ने एक बड़े व्यापारी को दिया और वो रोज लोन ले रहे हैं और जनता यहाँ पे महंगाई महसूस कर रही है, जान रही है। आम जनता की कमर टूट रही है। एक कविता हमने पढ़ी और वो आप सबको सुनानी है। और कविता में आम आदमी की भावनाएं वहां पे लिखी हुई है कि हमारा हिंदुस्तान है, हाय रे मेरा बिहार हिंदुस्तान। कपड़ा महंगा, रोटी महंगी, महंगा हुआ मकान, चावल महंगा, दाल महंगी, क्या खाए इंसान, हाय रे मेरा महंगा बेहाल हिंदुस्तान। दूध महंगा, सब्जी महंगी, आत्महत्याग्रस्त है किसान, अस्पताल महंगा, दवा महंगी, केवल सस्ती है जान। आपने देख लिया कि जान कितने जल्दी जा रही है और उसके ऊपर आम आदमी की जान जाती है तो कोई ध्यान भी नहीं देता है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, भाव छू रहा है आसमान, नौकरी छुटी, कर्जा बढ़ा, दर दर भटक रहा है इंसान। हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान। गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, इतना इन्फ्लेशन तो हमारे देश में और इतनी बेरोजगारी हमारे देश ने इसके पहले नहीं देखी।
गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, सबसे जूझ रहा है हिंदुस्तान। हम दो, हमारे दो, इनसे देश और आम जनता है परेशान। मैंने वादे तो बहुत किए, बहुत सपने दिखाए, पता नहीं किसी की जेब में 15 लाख रुपए आए या नहीं आए, और किसी ने देखा कि काला धंधा, काला पैसा कम हुआ या वो बढ़ा, और जब पूछा जाए तो बोलते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। अब जुमले से देश यदि चलने वाला है तो हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान, हाय रे मेरा बेहाल हिंदुस्तान। गलत निकले सब सारे अंदाज हमारे, और कि नहीं आए अच्छे दिन हमारे, ये तो फैक्ट है, ये वस्तुस्थिति है। इस दौर में जो महंगाई बढ़ी है, कपड़ा महंगा हुआ है, रोटी महंगी हुई है, सब कुछ महंगा हुआ है, खाने पीने के आम आदमी के लाले हो रहे हैं और कोई इसे देखने को तैयार नहीं है। और ये महंगाई की मार है, ये आम आदमी को मरवा रही है। मैंने कहा कि उसकी कमर टूट रही है, और जिसके पास है उसके पास बहुत है, जिसके पास नहीं है उसके पास का जो है वो भी छीना जा रहा है। आपने देखी नोटबंदी, क्या हुआ? अमीरों के पैसे कम हुए कि गरीबों की बचत उनसे निकल गई और वो वापस पैसे नहीं जुड़ा पाए, ये फैक्ट है। सम्माननीय पंतप्रधान जी ने हमें बहुत सपने दिखाए, और सपने हमारे चूर चूर होती हुई पूरी जनता देख रही है। देखिए भाव कैसे थे 2014 में। एलपीजी सिलेंडर जो है वो 410 रुपए का था, अब उसके दाम क्या हो? 1000 के ऊपर, 1000 के ऊपर उसके दाम हुए। और मुझे एलपीजी सिलेंडर बोला ना तो हमारी महिला व बाल कल्याण मंत्री जो है केंद्र की, वो याद आ जाती है, और वो बैठी हुई सिलेंडर के साथ वो भी याद आ जाती है। और 4 से 10 में आपने आंदोलन किया, अब 1000 के ऊपर कीमत गई है तो मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं है और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। क्या है? पेट्रोल का भाव, कीमत क्या थी? 71 रुपीज, अब क्या है? 100 के ऊपर। अलग अलग राज्यों में कम, थोड़े बहुत कम ऊपर ज्यादा है, लेकिन 100 के ऊपर है। ये तो वस्तुस्थिति है। डीजल के भाव कितने थे 2014 में? 56 रुपीज, और आज कितने हैं? 90, 95। अब मार तो सिर्फ आम आदमी को ही बैठ रही है। जो अमीर है उसको क्या फर्क पड़ता है? 70 रुपए का हो या 90 रुपए का या 100 रुपए का, वो तो अमीर ही है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब है वो 20-20 रुपए का पेट्रोल डालता है और अपना काम करके आता है, और फिर जुटाता है 20 रुपए, और फिर वापस जाता है और फिर अपना काम करा के आता है। उसको तो 20 रुपए, 10 रुपए, और दाम भी बढ़ते, एकदम से नहीं बढ़ते। कैसे बढ़ते हैं? आज 50 पैसे बढ़े, कल और 50 पैसे बढ़ेंगे, परसों और 20 पैसे बढ़ेंगे, फिर और उसके बाद में और 60 पैसे बढ़ेंगे। आप देख लो महीने भर में 10 रुपया ज्यादा हो गया होगा। तो ये तो छेड़खानी है आम जनता के इमोशंस के साथ में, और ये कोई नहीं सहन कर सकता है। अब खाने का तेल है, कितना है? वो भी 100 रुपए के ऊपर जा रहा है। आप घी देखो, आप दूध देखो, और इन सब के ऊपर जीएसटी लगा दिए। पैक किया कि जीएसटी लग गई, पैक किया कि जीएसटी बढ़ गई। तो अब हो क्या रहा है आप बताइए? आम आदमी मर रहा है और उसकी तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं। 2019 में सम्माननीय पंतप्रधान जी ने हमें बताया था कि जो मूलभूत लगने वाली चीजें हैं,
जैसे दूध है, लस्सी है, गेहूं है, चावल है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाई, लेकिन अब जीएसटी लग गई। उज्ज्वला योजना का क्या हाल हुआ? बहुत सारी सब्सिडी थी, 19 जीत गए, सब्सिडी गुल। अब 1000 रुपए का वो वापस रीफिलिंग ऑफ सिलेंडर्स, वो भी आम जनता नहीं कर पा रही। कभी झुग्गियों में जाकर देखिए और क्या हालत है उन महिलाओं की, उन घर की। वो फिर से लकड़ी लगाने लगे, जितनी लकड़ी उसे मिलती है या दूसरा कुछ मिलता है उससे खाना पकाने लगे। और खाना भी बेचारी पकाती है कि नहीं, क्योंकि उसके तो पर कैपिटा इनकम में उसकी तो बढ़ती नहीं हुई है। उसके जितनी इनकम थोड़ी बहुत भी बढ़ी होगी तो दाम तो उतने बढ़ गए कि मैंने इसको क्या कहेंगे, डूब मरो पॉलिसी। इसको दूसरा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसको डूब मरो पॉलिसी ही हम लोग कहेंगे। इलेक्शन हो गया, जुमले बता दिए, जुमले खत्म, इलेक्शन जीत लिया, फिर आप आम जनता डूब मरे, कोई किसी को कोई लेना नहीं और देना नहीं। ये सारी चीजें हिंदुस्तान का जो कंज्यूमर है, हिंदुस्तान की जो आम जनता है, उनको चिमटे लगाने की ये पूरी कोशिश है। और इस कोशिश में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी जो पॉलिसी है, उनमें वो पूरे सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब फिर से दाम बताना ये तो मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इस गलत के ऊपर हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग बोलेंगे। जहां पे इंटरनेशनली प्राइस कम हो रही है, वहां पे हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। और इंटरनेशनल बाजार में यदि कीमत थोड़ी भी बढ़ती है तो हमारे यहाँ पे तो बढ़ोतरी हो जाती है। अब कितने दिनों से, यहाँ पे कुछ महीनों से इंटरनेशनली भाव कम होते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, और हमारे यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं हो रहे, हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ में आपने देखा होगा कि बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे है। पिछले 45 इयर्स यदि आपने देख लिए, 40 साल के ऊपर पिछले यदि देख लिए, तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। अग्निपथ एक नई योजना, अग्निपथ में यूथ को 4 साल की मिलिट्री सर्विसेज में नौकरी लगेगी। मैंने विधायक भी 5 साल का होता है, प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल का होता है, लेकिन यूथ को 5 साल हम लोग नहीं देंगे और उनको वहां पे हम लोग पेंशन भी नहीं देंगे। ये तो पूरी नाइंसाफी है। यहाँ पे इन लोगों को लेबर क्लास बनाना है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सिक्योरिटी की बात कोई नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आम आदमी के खीसे को चोट लगाने वाली बात हमेशा कही जाती है। 42% of the youth of the age of 20 to 24 was still looking for jobs। मैंने जॉब क्रिएशन करना ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। याद होगा आप सबको, पंतप्रधान जी ने कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की और पकोड़े तलने वाली बात की। तो पकोड़े तलने वाला एम्प्लॉयड यूथ है हमारे इस देश का। इसलिए मैंने कहा कि हाय रे मेरा हिंदुस्तान बेहाल है और बेहाल होता जा रहा है। सही मायने में आपने देखा होगा कि पिछले पूरे 1 साल से हम लोग कांग्रेस वाले जब सरकार गलत निर्णय करती है तब हम हमारी आवाज उठाते हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। मैंने आपको बोला कि मोदी जी के 2 सगे भाई, एक है बेरोजगारी और एक है महंगाई, और है 2 सगे भाई, एक है ईडी और दूसरी है सीबीआई। तो ईडी और सीबीआई और बेरोजगारी और महंगाई, इन सब से इस देश को घेर के रखा हुआ है। जिसके पास है उसके पास बहुत है, और जिसके पास नहीं है उसकी तरफ कोई मुड़ के नहीं देख रहा है।
यही इस देश की वास्तविकता है और इस वास्तविकता से हम लड़ रहे हैं। हम आपसे नहीं डरते, हम केंद्र सरकार से नहीं डरते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा कर भी क्या सकते हो? आप डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हो और आपको लगता है कि धमकी दे देंगे तो हम चुप हो जाएंगे। हम नहीं चुप होंगे, हम झगड़ेंगे, आम जनता की आवाज हम उठाएंगे। और अभी तो हल्ला बोल है, बहुत बड़ा हल्ला बोल है। हम लोग बहुत बड़ा महंगाई के ऊपर हल्ला बोल करने जा रहे हैं और 7 सितंबर को यहाँ पे रामलीला मैदान में दिल्ली में एक आंदोलन है। और मेरी गुजारिश है आम जनता से कि आप भी आइए, क्योंकि आज यदि नहीं बोलोगे तो कल बोलने के लायक आपको रखेंगे नहीं, और आज यदि नहीं बोलेंगे तो कल का हिंदुस्तान हमें माफ करेगा नहीं। नाइंसाफी हम सहन नहीं कर सकते। हमारे सर कटे तो चलेगा, लेकिन हम कभी सर नहीं झुकाएंगे। इतना ही मेरे भाइयों मैं कहती हूँ और रुकती हूँ। जय हिंद। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। एक मिनट हमें रुकना है। मैडम, कल परसों से कच्छ से ड्रग्स निकलकर पंजाब में पकड़ी गई, पंजाब हरियाणा में। पंजाब के हरियाणा के डीजी ने भी कंफर्म किया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिलसिले में? क्योंकि कांग्रेस लगातार मुद्दे उठा रही है, ड्रग्स पकड़ी जा रही है, राज्य सरकार कह रही है कि हमारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, लीकर को लेकर ड्रग्स तक, बावजूद इसके ये कच्छ से निकलकर पंजाब तक पहुंची। अब आप ही देखिए, वही तो बात कहने हम आए आपके सामने कि यूथ, एक तरफ यूथ है, बेरोजगार है, उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप ही बोल रहे हैं कि इतना बड़ा ड्रग्स यहाँ पे पकड़ा जा रहा है और यहाँ से पंजाब भेजा जा रहा है, तो देश तो खतरे में है। तो देश को बचाने के लिए आप सब भाई, हम लोगों की आपसे भी अपेक्षा है, आप भी सब हमारे साथ जुड़िए और इस देश को बचाने की हमारी जो कोशिश है वो कामयाब करने में आप भी हाथ उठाइए। यस। 33 बारों के गुनहगार को छोड़ दिया गया, गुजरात सरकार भी छोड़ा, पूरे देश में इसको लेकर काफी भैया प्रज्वल जी कभी प्रेस लेते हैं तो उनको भी पूछिएगा कि बिल्किस बानो के अपराधी कैसे पवित्र है। कोई एक महिला कौन समाज की है, कौन से समाज की है, इसके ऊपर तो अपने देश में बात नहीं होती है। लेकिन जिस दिन हर घर तिरंगा हमने लगाया, उसी दिन एक महिला के साथ में, जिसके साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई, और वो जो जस्टिस तब थे उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदुत्व की बदनामी है। ये कैसा हिंदुत्व जो महिला का यदि रिस्पेक्ट नहीं रख सकता तो उससे आप हिंदुत्व नहीं कह सकते। यशोमती जी, आपने कहा कि जब महंगाई की आप बात करती हैं तो आपको एक केंद्रीय मंत्री याद आता है, एलपीजी सिलेंडर पे बैठे हुए, लेकिन विपक्ष में ऐसी कोई तस्वीर हो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ऐसी कोई तस्वीर क्यों आपने देखा नहीं? आपने देखिए ना क्या हुआ था अभी कल परसों। 60 पूरे एमपीज रास्ते में थे। किस तरीके से उन्होंने मैन हैंडलिंग सम्मानीय हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी के साथ किया, और आपने पूरा देशव्यापी आंदोलन था, वो पूरे देश में हो रहा था। अब मीडिया क्या दिखाती है क्या नहीं दिखाती ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने हमारे आंखों से देखा है हमारी नेता को मैन हैंडलिंग किया और हमारी नेता को किस तरीके से जेल में डाला था। और अभी 4 तारीख को वही आंदोलन है, महंगाई के खिलाफ ही आंदोलन है। आपको लग रहा है विपक्ष पूरी तरह से मुखर होकर इसके खिलाफ विरोध कर रहा है? तो ऐसा है, जो जनता की आवाज है वो तो हमें बोलना ही चाहिए, वही हमारा धर्म है। और सच्चाई यदि नहीं बता पाए और यदि हम लोग
जो बताए वो आप नहीं दिखा पाए तो फिर तो कहाँ जाएगी। अरे हमारा जाने दीजिए भाई साहब, आपका जाने दीजिए, हम जो व्यासपीठ के ऊपर बैठे उनका जाने दीजिए, आगे जनरेशन का क्या, कैसा देश देंगे हम उनको हाथ में। हमारे पूर्वजों ने तो अच्छा दिया, हम क्या देंगे उनको हाथ में। हमको तो सुरक्षित हिंदुस्तान उनके हाथ में देना होगा, जो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है और जो ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करता है। हमको तो झगड़ना पड़ेगा, हम झगड़ेंगे। हमें, मैंने बोला हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। मैडम, बिल्किस बानो केस में 134 सनदी अधिकारियों ने सीजेआई रमन्ना को खत लिखा था और ये कहा था कि अपना फैसला डिवाइड करें, जिसमें पूर्व एलजी नजीब जंग से लेकर मिस्टर चंद्रशेखर थे, सुजाता सिंह, ये भी किस तरह से देखते हैं। अब तो यूयू ललित आ गए हैं, पर जिस तरह से 134 सनदी अधिकारियों ने इस तरह खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो, बहुत स्पष्ट आप मेरे से सुनना चाहते हैं तो आपको मालूम है देश कैसे चल रहा है। अरे जहाँ एक तरफ इतने करोड़ रुपए का लोन लोगों को मिल जाता है, वह सनदी अधिकारी को अब लेटर देने बोल रहे हैं, तो वो क्या नहीं देंगे? बोलिए ना, दे दिया। मध्य प्रदेश में पूरा व्यापम खत्म हो गया, इतने अधिकारी मर गए, आत्महत्या कर ली, किसी ने कोई आवाज नहीं उठा रहा है उसके ऊपर। ऐसे कैसे लिखते हैं? वो सनदी अधिकारियों के ऊपर वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए।